स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा स्टडी में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और चलिए आज का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला जो हम डाले उसके आगे का ये क्वेश्चन आंसर है। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? बिरजू महाराज बताते हैं कि उनकी शादी 18 वर्ष की उम्र में हुई। बिरजू महाराज उस समय शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि पिता की मृत्यु के उपरांत घर की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी जिसे वे पहले संभाल लेना चाहते थे, परंतु अम्मा जी के इच्छा से उनका विवाह हुआ। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे। वह जब भी नृत्य करते थे तो अम्मा से कहते थे कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मतलब बाबूजी वाला ढंग है ना? तब वह कहती थी कि नहीं, उन्हीं का तस्वीर हो तुम पर। बैले यह तुम्हारा नया क्रिएशन है। अगला क्वेश्चन, हर वर्ष एवेन्यू में कब और कैसा समारोह हुआ करता है? हर वर्ष एवेन्यू में गर्मी के दिनों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन, झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे पतली गली में घुस गए क्योंकि पतली गली से उनका घर नजदीक पड़ता था। बच्चों को डर था कि पानी के बिना झोले में मछलियां मर जाएगी, इसलिए वे दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए। इस क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं लिखा है, आप लोग को सर्च कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मछली और दीदी की क्या समानता है? दिखलाई पड़ी स्पष्ट करें। मछली और दीदी में यही समानता दिखलाई पड़ती है कि दोनों क्रूरता के शिकार हैं। मछली भंगू के द्वारा पत्थर पर पटकी जाती है तो दीदी पिता के द्वारा पीटी जाती है। मछली और दीदी दोनों विवश है, वह अपनी जुबान नहीं खोल सकती। मछली और दीदी दोनों में तड़प भी समान है। मछली झोले में तड़पती है तो दीदी अपने साड़ी में तड़पती है। अगला क्वेश्चन, डुमराव की महत्ता किस कारण से है? भारत रत्न शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में ही हुआ था। इसके दादा उस्ताद सलाह हुसैन खां डुमराव के ही निवासी थे। शहनाई और डुमराव का एक दूसरे के साथ संबंध भी है। वह यह है कि शहनाई में प्रयुक्त होने वाली रीढ़ या रीढ़ नकट एक प्रकार का गन्ना सा पौधा जो खोखला होता है, डुमराव में सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इन्हीं कुछ कारणों से डुमराव की महत्ता है। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन पाठ के आधार पर दें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमराव में हुआ। इनका बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। 5 से 6 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खां अपने ननिहाल काशी आ गए थे। नाना के शहनाई वादक को बड़े गौर से सुनते और नाना के कहीं बाहर चले जाने पर उनकी शहनाई बजाने की कोशिश करते। शहनाई बजाते हुए मामू जब सम पर आते तो पत्थर उठाकर जमीन पर दे मारते। सिनेमा भी खूब जाया करते थे। इस प्रकार बिस्मिल्लाह खां बचपन से शहनाई बजाने के प्रति आकृष्ट थे। अगला क्वेश्चन, वाणी कब विष के समान हो जाती है? जब मनुष्य विष का पान करता है तब उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। अर्थात मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर राम नाम
का जप न करके अन्य बातों को सीखता है तब उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों? गांधी जी स्वदेशी ढंग के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित हो, क्योंकि भारतीय संस्कृति उन भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की प्रतीक है जिनके हिंदुस्तान में पैर जम गए हैं। अगला क्वेश्चन, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। कवि के मणि के समान मन को चित्त को चुराने वाले चोर अर्थात कृष्ण ने चुरा लिया है, इसलिए कवि ने कृष्ण को चोर कहा है। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि जब चोर किसी वस्तु को चुरा लेता है तो उस वस्तु के अभाव में व्यक्ति बेचैन हो जाता है। उसी प्रकार कृष्ण ने मेरे मन को चुरा लिया है, मन के अभाव में मैं बेचैन हो गया हूँ। अगला क्वेश्चन, सेवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। आंसर, सेवैये में कवि की सर्वस्व संपूर्ण की भावना प्रकट होती है। कवि कहते हैं कि यदि कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोकों के राज्य का त्याग कर दूंगा। यदि नंद बाबा के घर गाय चराने का अवसर मिल जाए तो अष्टसिद्धि और नवनिधि जैसे दुर्लभ सुखों का त्याग कर दूंगा। यदि ब्रज के कांटों से भरे हुए बगीचे में रहने का अवसर मिल जाए तो मैं इंद्र के धाम से करोड़ों गुना सुंदर धाम का त्याग कर दूंगा। मुस्कान कवि की सिर्फ यही इच्छा है कि उनकी आंखें ब्रज के कांटों से भरे हुए बगीचे और तालाबों को निहारते रहें। अगला क्वेश्चन, कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध इसलिए कहता है कि इस मार्ग पर तनिक भी चतुराई और टेढ़ापन नहीं है। इस मार्ग की विशेषता यह है कि इस पर वही व्यक्ति चल सकता है जो सच्चे हृदय वाला हो, उसके पास घमंड नहीं हो और वह छल कपट से परे हो, अर्थात वह छल कपट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, मन लेहूं पे देहूं छटांग नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? मन लेहूं पे देहूं छटांग नहीं से कवि का अभिप्राय मन भर लेकर एक छटांग नहीं देने से है। कवि घराना सुजान से कहते हैं कि मैं सुजान प्रेम के दो रूप होते हैं, सगुण और निर्गुण। इन दोनों में से तुम प्रेम का कौन सा पाठ पढ़ ली हो जो मन भर लेना तो जानती हो लेकिन एक छटांग भी देना नहीं जानती? अगला क्वेश्चन, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती? भारत के लोगों को पसंद सभी विदेशी कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? भारत के लोगों का पसंद सभी विदेशी वस्तुओं बन गई है। उनका खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, रीति रिवाज सब विदेशियों के जैसा हो गया है। यही कारण है कि कवि को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन, कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों? कवि समाज में दासवृत्ति की चाह रखने वाले वर्गों की आलोचना करता है क्योंकि ऐसे लोग अपनी पदोन्नति के लिए अपनी मालिक की झूठी मूठी प्रशंसा करते फिरते हैं। अगला क्वेश्चन, कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है? कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहता है कि अंग्रेजी शासन काल में भारतीय उद्योग नष्ट हो गए हैं। बाजार में सभी जगह विदेशी वस्तुएं भरी हुई हैं। अपने देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करना लोग बंद कर दिए हैं, जिसके कारण
बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं और हमारी अर्थव्यवस्था दयनीय स्थिति में पहुंच गई है। नेताओं के बारे में कवि क्या राय है? नेताओं के बारे में कवि अपना राय व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जिन नेताओं से अपनी ढीली ढाली धोती संभाल में नहीं आती, उन नेताओं से देश प्रबंधन की इच्छा रखना कोरी कल्पना की जैसा है। अगला क्वेश्चन, कवि ने डफाली किसे कहा और क्यों कहा है और क्यों? कवि ने डफाली दास प्रीति के चाह रखने वाले लोगों को कहा है क्योंकि इन लोगों की स्थिति डफ बाजा बजाने वाले लोगों के जैसा ही होता है। ये लोग अपनी पदोन्नति के लिए पारिश्रमिक बढ़वाने के लिए अपने मालिक की छोटी मोटी प्रशंसा करते हैं। अगला क्वेश्चन, कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर ज्ञानमूढ़ क्यों सफल है? क्यों सफल है? कवि के अनुसार भारत ही सत्य, अहिंसा, मानवता, सहिष्णुता आदि का पाठ विश्व को पढ़ाया है। गीता जैसे महान ग्रंथ की रचना भी भारत में ही हुआ है। फिर भी भारत के लोगों में अज्ञानता का साम्राज्य उपस्थित हो गया है। यही कारण है कि कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञानमूढ़ कहता है। कविता की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? कवि ने तप संयम की सफलता के विषय में कहकर महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा की ओर संकेत किया है। कवि का कहना है कि गांधी जी ने अहिंसा रूपी अमृत रस का पान कराकर लोगों के भीतर स्थित भय, आतंक तथा अज्ञानता को नष्ट कर दिया है। तात्पर्य यह है कि गांधी जी के अहिंसात्मक संघर्ष ने देशवासियों में एक ऐसा विश्वास पैदा कर दिया है कि संगठन में वह व्यक्तित्व होती है जो महान से महान शक्तिशाली को समूल नष्ट कर सकता है। कवि का मानना है कि गांधी जी के विचार ने लोगों पर जादू सा प्रभाव डाला है। लोगों में राष्ट्रीयता की भावना स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जोर मारने लगी है। लोग भारत माता की आज़ादी के लिए तन मन धन से जुट गए हैं। अहिंसा रूपी अस्त्र ने देशवासियों में एक ऐसा चमत्कार पैदा कर दिया है कि वे फिरंगी को जड़ से उखाड़ फेंक कर ही दम लेंगे। अगला क्वेश्चन, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है? वृक्ष और कवि में हमेशा यही संवाद होता है कि वृक्ष एक चौकीदार की भांति दूर से ही पूछता था कि तुम कौन हो? कवि एक मित्र के रूप में अपना परिचय देता था। तात्पर्य यह है कि मानव एवं पेड़ में अन्योन्याश्रय संबंध है। मानव पेड़ की रक्षा करता है तो पेड़ प्राण वायु ऑक्सीजन छोड़कर कवि को दूर से ही इसलिए सावधान करता है कि मेरे बिना तुम्हारा अस्तित्व कायम नहीं रह सकता। तो कवि अपने को दोस्त बताकर उसे आश्वस्त करता है कि हम तुम्हारे रक्षक हैं। इस प्रकार वृक्ष एवं कवि में हित अनहित का संवाद होता है। अगला क्वेश्चन, कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन आदेशों का जिक्र करता है और क्यों? कविता का समापन के समय कवि को आदेश है कि नदियों की जो सूख रही है, वायुमंडल की जो दूषित हो रही है, खाद्य पदार्थों की जो जहरीले होते जा रहे हैं। कवि को ऐसा आदेश वृक्ष के अंधाधुंध कटाई को देखकर हो रहा है। उसे लगता है पूरे भारत पर लुटेरों का हमला हो गया है। अगला क्वेश्चन, घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करता है और क्यों?
घर, शहर और देश के बाद कवि नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से और खाना को जहर हो जाने से, जंगल को मरुस्थल हो जाने से बचाने की बात कहे हैं, क्योंकि इन्हें नहीं बचाया गया तो एक दिन मनुष्य स्वयं ही जंगल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है? कवि मक्खी के जीवन क्रम की उल्लेख करके यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार से मक्खी का जीवन बहुत कम समय का होता है, उसी प्रकार गरीब लोगों का जीवन भी तुच्छ होता है। गरीबी में जन्म लेने वाले कुछ लोग या तो अपनी दीनता के कारण अपनी दम तोड़ देते हैं अथवा अत्याचारियों के विरोध आवाज उठाने के कारण दंगे में, बमबारी, आगजनी में मारे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, खालिश बेचैनी किसकी है? बेचैनी का क्या अभिप्राय है? खालिश बेचैनी खरगोश की है। वह ख लिखने में कठिनाई महसूस करता है। यहाँ बेचैनी का तात्पर्य है अविरल, लगातार, बिना चैन लिए हुए। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो आपके लिए कुछ हेल्प कर पा रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।